नमस्ते। सब ठीक है। तो पिछले 2 दिन से हम वे 15 दिन पुस्तक पर लगातार लाइव हो रहे हैं और 1 अगस्त 1945-47 से लेकर के और 10 अगस्त तक की बात हमने पिछले 2 दिन में की है। और जिस प्रकार से एक ऐतिहासिक घटनाक्रम वो था, उस घटनाक्रम को सुनने के लिए आप बहुत सारे लोग अपने गंगानगर के जसकरण जी सर्रा, जय सिंह राव, ऐसे कई लोग मुझे नमस्कार कर रहे हैं। फेसबुक लाइव पर शुरुआत में थोड़ा सबको इकट्ठा होने में टाइम लगता ही है और आप लोगों का जो समय मुझे दे रहे हैं और सब लोग इस सब को जानकारी करने के लिए मुझे भी मेहनत तो करनी पड़ रही है। किताब को एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, कुछ नोट्स तैयार किए। अभिषेक गहलोत जी नमस्ते। और लिखने का अभ्यास भी है, तो सब कुछ लिखने के बाद ही बोलने का अभ्यास रहता है। इसलिए पिछले 2 दिनों में इस किताब को जो आपको मैंने दिखाई भी थी कल, वे 15 दिन को काफ़ी गहनता से पढ़ा है और पढ़ने के बाद कुछ जानकारियां जो अभी तक सबके पास नहीं होती है, वो सब जानकारियां भी इसमें जुटाई है सबके सामने। किस प्रकार से उन 15 दिनों में अपने देश के महापुरुष, लोग जो है, जिनको आज़ादी की, स्वतंत्रता की लड़ाई में जिनका बड़ा योगदान रहा, ऐसे सब लोगों का एक कैसा कैसा कार्यकाल रहा, कैसे समय में उन्होंने अपने क्या कमेंट्स थे उन लोगों के, उन सब विषयों में कुछ तथ्य 2 दिन में मैंने आपको बताया है। आज इस अभियान की, इस गाथा की एक अंतिम कड़ी के रूप में, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि इन 15 दिनों में जो कुछ हुआ उसको यदि मैं डिटेल में बोलना चाहूं तो शायद हर दिन के लिए 1 दिन निकालना पड़ेगा, लेकिन इतना दिन का समय निकालना किसी के लिए भी, आपके लिए सुनने के लिए, मेरे लिए बोलने के लिए निकालना बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी सब चीज़ों को हमने इकट्ठा करके और कुछ प्रमुख घटनाओं को आपके सामने में रखने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए आज फिर शुरू करते हैं आगे के 5 दिनों की दास्तान। आज 11 अगस्त हो गया था और जैसा कि महात्मा गांधी जो है कलकत्ता में आश्रम में रुके हुए थे और उस आश्रम में रुकने के साथ साथ में प्रार्थना सभा, उनकी मीटिंग्स लगातार चल रही थी। उसी समय वहाँ के जो एक शहीद सुहार्दगर्दी हुए हैं, वो गांधी जी से मिलने के लिए आए सुबह सुबह। सुहार्दगर्दी को एक डर था वहाँ पे कि जिस प्रकार से स्वतंत्रता से पहले मुसलमानों ने वहाँ पे डायरेक्ट एक्शन में हिंदुओं की एक नरसंहार किया था, लगभग 5000 हिंदुओं को वहाँ मारा था, तो उसी प्रकार जो है इस स्वतंत्रता के बाद ये हिंदू लोग वापस बदला न लें, इसलिए जो महात्मा गांधी का नोआखली जाने का कार्यक्रम है वो हमें कैंसिल करना पड़ेगा, वो हमें हटाना पड़ेगा उनका। तो बार बार सुहार्दगर्दी एक मैसेज भेज रहा था कि महात्मा गांधी जी आप रुकिए यहाँ पे, आपकी यहाँ बहुत आवश्यकता है, और उनको रुकने की उन्होंने निवेदन बार बार किया। महात्मा गांधी जी भी उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन महात्मा गांधी ने एक शर्त लगाई कि मैं रुक तो जाऊंगा, लेकिन आपको भी मेरे साथ में दंगाग्रस्त इलाके में रुकना पड़ेगा। और उन्होंने वहाँ पे स्थान की तलाश की कि वो कहाँ रुक सकते हैं, तो उनको वहाँ पे एक बेलिया घाट एरिया में
और हैदरी मंजिल नाम से एक बिल्डिंग मिली जो पुरानी थी और टूट फूट भी थी, लेकिन गांधी जी ने वहाँ रुकने का निश्चय किया और उसकी बहुत सारी घटनाएं बाद में 5 दिनों में लगातार मैं आपको सुनाऊंगा कि वो हैदरी मंजिल जो है एक ऐतिहासिक घटना बन गई। और वहाँ पर महात्मा गांधी जी का रुकने का कार्यक्रम तय हुआ सुहादगर्दी के साथ में। उसके पीछे राज एक ही था कि महात्मा गांधी जो नोआखली जाने वाले थे, तो नोआखली में क्या है कि वहाँ पर हिंदू बहुल एरिया, मुस्लिम बहुल एरिया था वो, वहाँ पर हिंदुओं को साथ दंगा होने की बहुत आशंका थी। इधर कलकत्ता में क्या था कि कलकत्ता हिंदुस्तान में शामिल हो रहा था और हिंदुस्तान में मुसलमानों को मारे जाने का डर था। तो सुहादगर्दी ने एक योजना बनाते हुए गांधी जी को यहाँ रोकने की कोशिश की और वो सफल भी हुआ उसमें। इधर जब कुछ पत्रकार लोग महात्मा गांधी से सवाल पूछ रहे थे कि देश में जो नियुक्तियां हो रही है उसमें आपका क्या रोल है, तो महात्मा गांधी ने बड़े हंस करके जवाब दिया कि मैं तो कांग्रेस का सदस्य भी नहीं हूँ, अब मेरा कोई भी अधिकार कांग्रेस में नहीं है किसकी नियुक्ति होती है किसकी नहीं होती है। हाँ, नैतिक हमारा जिम्मेदारी जरूर है कि कोई अच्छा आदमी और कोई भला आदमी वहाँ पे नियुक्त होना चाहिए। तो ऐसा एक उनका लगातार वही प्रार्थना सभा के बाद एक रहता ही है उनका प्रवचन देने का। तो वो बार बार वही आग्रह करते थे कि जितने भी दंगे देश में हो रहे हैं उसके बाद भी आप जो है मुसलमानों का प्रतिकार मत करो। और उसके बाद आज उसी दिन शाम को महात्मा गांधी लगभग 4:30 बजे अपने सब पूरी सरकारी तामझाम के साथ में उस क्षेत्र का दौरा करने भी गए थे। कलकत्ता शहर को देखने गए थे। मुख्यमंत्री साथ थे, कमिश्नर साथ थे, वहाँ के मेयर साथ में थे। सब लोग बड़े काफिले के साथ में पूरे कलकत्ता के दंगाग्रस्त इलाकों में घूमे और गांधी जी को देख के बड़ी हैरानी हुई, बड़ी दुख हुआ उनको कि किस प्रकार से वीरानी छाई हुई है, मकान जले हुए हैं और सब तरफ लोगों में निराशा। सब लोग टकटकी निगाहें देख करके आने वाले लोगों को देख रहे थे और बहुत एक दुखी मन से जो वो लौटे थे तो वापस लौटे थे कि कलकत्ता में ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इनके मन में रहा। उधर आज कराची में जो एक नेशनल असेंबली भवन था उनका, वहाँ पे ठीक 10 बजे संविधान सभा की बैठक बुलाई गई और उस बैठक में जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए थे जोगेंद्र नाथ मंडल ने, उन्होंने जिन्ना को जो है संविधान सभा का अध्यक्ष के नाते वहाँ पर उनका नियुक्ति की। 7 लोगों के प्रस्ताव आए थे और ऐसा एक वहाँ पर वातावरण बनाया गया और वहाँ पर जिन्ना के गौरव गान गाया गया वहाँ पर। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री बने बाद में लियाकत अली जी, वो कहते हैं, उनका सेंटेंस मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो कहते हैं, ये ऐतिहासिक आश्चर्य है कि बिना किसी रक्तपात के, बिना किसी रक्त रंजित क्रांति के आपके नेतृत्व में हमने पाकिस्तान ले लिया। और उसके बाद तो सभी लोग, किरण शंकर राय, एम खोहरो, जोगेंद्रनाथ मंडल, अब्दुल कासिम, बेगम जहां आरा, सवा नवाज, सब लोग बोले। और फिर जिन्ना को जब बोलने की बारी आई तो जिन्ना भी वहाँ पर जो उनके शब्द सुनने लायक है, हम लोग ध्यान से सुनेंगे। जिन्ना कहता है कि आज चाहे किसी भी धर्म के हों, आप चाहे किसी भी धर्म के हों, कट हो गया है, आप चाहे किसी भी धर्म के हों, आप चाहे किसी भी धर्म के हों, आप चाहे किसी भी धर्म के हों, पाकिस्तान में सभी अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हैं। और वो आगे कहते हैं, यहाँ पे सर्वधर्म समभाव का सम्मान किया जाएगा, धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं होगा। तब वहाँ पे जो लोग उपस्थित थे, मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता, सब लोग तो मन ही मन में हंस रहे थे कि जब यहाँ पे धर्म का भेदभाव ही नहीं होना है तो फिर पाकिस्तान को लेने की क्या आवश्यकता थी, बनाने का आधार क्या था। लेकिन कोई बोलने की तो हिम्मत नहीं करता है, लेकिन उनके बयान पर सब लोग हंसते थे। जैसा कि मैंने भी आपको कल बताया था कि जिन्ना जब 7 अगस्त को पाकिस्तान में आए थे पहली बार यात्रा में, तो उनका स्वागत जो है कोई बहुत सत्कार, बहुत जोश के साथ नहीं हुआ, क्योंकि जिन्ना को जो है, जिन्ना की जो इमेज है, जिन्ना की जो छवि है, वो पाकिस्तान के वहाँ के लोगों के रहने के उनके अनुकूल नहीं थी और वो बहुत उदारवादी माने जाते थे अपने आप में। हालांकि जिन्ना बाद में बहुत लंबे समय तक जीवित भी नहीं रहे, बहुत कम समय के लिए पाकिस्तान में वो राष्ट्रपति रह पाए। और आज ही के दिन यानी 11 अगस्त को
एक बलूचिस्तान का जो एरिया है वहाँ पे कलात नाम का एक शहर है बहुत बड़ा। तो कलात शहर एक प्रमुख शहर है वहाँ का। तो वहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही थी। वहाँ के जो मीर थे अहमद यार खान, ब्रिटिश सरकार के रेजिडेंट और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग चल रही थी वहाँ पे। तो उस मीटिंग में एक निर्णय होता है, हमको सबको ध्यान से सुनने की आवश्यकता है कि वो एक मीटिंग में निर्णय होता है कि कलात, भूटान और सिक्किम, ये 3 स्टेट ऐसे हैं देश भर में, 3 क्षेत्र ऐसे हैं जो स्वतंत्र रहेंगे और बाकायदा अंग्रेज उन्हें उसी दिन 11 अगस्त से 1947 से इन तीनों राष्ट्रों को स्वतंत्र घोषित करते हैं, समझौता होता है और वो स्वतंत्र होते हैं। उसके बाद में जो मीर यार खान है उनके नेतृत्व में बलूचिस्तान राष्ट्र का एक निर्माण होता है उस समय में। और उधर ऑल इंडिया रेडियो स्वतंत्रता का जो अपना एक उत्सव था उसको प्रसारण की घोषणा करते हैं। उधर जिन्ना जिस बंगले के मालिक थे, जिसको बाद में रामकृष्ण डालमिया जी ने खरीद लिया था, तो उस बंगले में ही रामकृष्ण डालमिया जी के नेतृत्व में गौ रक्षा आंदोलन, गो हत्या विरोधी परिषद का एक सम्मेलन चल रहा था। और उसमें पूरे देश भर में गौ हत्या पे रोक की मांग स्वतंत्रता से पहले तो सब लोग इकट्ठा होकर के कर रहे थे। और आज के दिन लॉर्ड माउंटबेटन ने बीकानेर रियासत के जो महाराज है उनको भोजन पे आमंत्रित किया था, ताकि बीकानेर रियासत के विलय का जो मामला है वो सुलझ जाए। और उन्होंने वहाँ पर साथ साथ में भोजन करने के साथ साथ में वो विषय ख़त्म भी किया। बीकानेर रियासत बाद में मानी, क्योंकि बीकानेर रियासत ने एक बार जो है वो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी कि हम स्वतंत्र रहेंगे, हम किसी में शामिल नहीं होंगे। तो उसके कारण बीकानेर रियासत को समझाने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको बुलाया था। और ऐसा ही एक बहुत कुछ दुखद घटनाएं बंगाल के, जो पूर्वी बंगाल है, वहाँ पर बरिशाल शहर एक बहुत महत्वपूर्ण शहर था, कीर्तनखोला गांव में पूरा हिंदू बहुल एरिया था और मंदिरों का और बहुत अच्छा जाल वहाँ पे था। उस समय वहाँ पे लोगों को, हिंदुओं को भगाया जा रहा था। तो एक ऐसी घटना पूर्वी बंगाल में उस समय हुई। ऐसा करके 11 अगस्त का दिन बीता और 11 अगस्त के बाद में जब 12 अगस्त की सुबह हुई तो कश्मीर में उधर एक घटना होती है। जो रामचंद्र काक, जिन्होंने नेहरू जी को कश्मीर में आने से रोका था, और उसके बाद में उन्होंने, रामचंद्र काक ने एक और काम किया था ऐसा ही कि उन्होंने न तो कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाना चाहते थे और न वो भारत के साथ मिलाना चाहते थे। उन्होंने महाराज का ऐसा मन बनाया था कि कश्मीर को स्वतंत्र रखा जाए। तो इस सब कारणों से, और गांधी जी ने, हम सब जानते हैं किस प्रकार से गांधी जी के साथ मुलाकात उनकी हुई। मुलाकात के बाद में वो रामचंद्र काक को 3-7 दिन में हटा दिया था वहाँ से। तो उनकी जगह पर एक नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कश्मीर में होती है, जो महाराजा हरि सिंह जी के दूर के रिश्तेदार थे, जनक सिंह जी। उनको वहाँ पे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। उधर दिल्ली में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई उस दिन। महात्मा गांधी के जो निजी चिकित्सक रहे थे डॉक्टर जीवराज मेहता, उनको भारत सरकार ने डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज इसके पद पर नियुक्त किया। और ये भी अपने आप में एक अनूठी घटना थी कि आज तक ब्रिटिश सरकार ने कभी भी किसी को ऐसे अनुग्रह के नाते नौकरी नहीं दी थी। और वो पहली ऐसी सर्विस नौकरी थी कि जो इस प्रकार अनुग्रह करते हुए महात्मा गांधी के ऊपर ही कहो, चाहे जीवराज मेहता जी के ऊपर कहो, ब्रिटिश सरकार ने को नियुक्त किया, जो मेडिकल सर्विस में नहीं थे। ऐसा ही एक लाहौर में आज के दिन बहुत दुखद घटना हुई 12 अगस्त को। किसी ने वहाँ पे अफवाह उड़ा दी थी कि लाहौर को जो है रेडक्लिफ जो है, जो विभाजन की रेखा खींचने के लिए आया था, रेडक्लिफ जो है वो लाहौर को जो है और पाकिस्तान में नहीं भारत में शामिल करने जा रहा है। और इसके कारण वहाँ पर बहुत अफवाह फैल गई, मुस्लिम लोग इकट्ठा हुए, जगह जगह मुस्लिम नेशनल गार्ड के जो है गुंडे जो हैं उन्होंने पूरे आसपास के गांवों में हमले करने शुरू कर दिए। और 3 बजे तक ये समाचार था कि लगभग 50 के लगभग लोगों को वहाँ पे हत्या कर दी गई थी। तो ऐसा एक, और कितने लोगों को घायल किया, कितने लोगों को मारा, ये सब एक अलग विषय है, लेकिन 50 लोगों के समाचार वहाँ पर उस दिन आए थे। और ठीक उसी समय लगभग 4 बजे के लगभग एक तार जो है लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया
कि यहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है और यहाँ की पुलिस पर जो है भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पे सेना लगाई जाए, नहीं तो यहाँ के लोग बचेंगे नहीं, नियंत्रण के बाहर है स्थिति। उधर एक और घटना होती है कलकत्ता में। कलकत्ता का बंदरगाह जो था वो बहुत बड़ा बंदरगाह था और वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में कुली जो सर्विस करते थे। 2.5 लाख मुस्लिम कुलियों ने वहाँ पे एक मेमोरेंडम दिया सरकार को कि कलकत्ता को जो है वो इसमें शामिल किया जाए, पाकिस्तान में शामिल किया जाए, नहीं तो हम स्ट्राइक कर देंगे। ऐसा एक घटना वहाँ पर कलकत्ता में होती है। उधर कराची में जेबी कृपलानी जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कल हमने सुना कि लियाकत अली ने एक बयान दिया था अखबारों में कि हिंदुस्तान में जो है मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, कांग्रेस के नेता जो है वो स्वयं दंगा फैला रहे हैं। तो ऐसा एक बयान का उसका खंडन करने के लिए ये जेबी कृपलानी ने एक स्टेटमेंट लगाया था अखबारों के अंदर कि ये गलत है, उसका खंडन किया उन्होंने। उधर जो है लॉर्ड माउंटबेटन आज एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय करने वाले थे, क्योंकि भारत की संयुक्त सेना का विभाजन होने वाला था। तो कितनी सेना भारत को दी जाए, कितनी सेना पाकिस्तान को दी जाए, तो एक अनुपात में उन्होंने उस दिन सेना को बांटा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 1 साल तक, आगामी 1 साल तक जो सेना के जो चीफ हैं वो फील्ड मार्शल सर क्लाउड अचिनलेक ही रहेंगे और खुद जो है लॉर्ड माउंटबेटन जॉइंट डिफेंस काउंसिल के चेयरमैन बने रहेंगे। ऐसा उन्होंने उस दिन निर्णय किया और सेना का बंटवारा हुआ उस दिन। आज मैंने सुबह शुरुआत में बताया कि गांधी जी से मिलने के लिए जो सौहार्दगर्दी आया था, तो उनको भय सता रहा था कि मुसलमानों के ऊपर अटैक होंगे। तो उन्होंने जो गांधी जी ने शर्त रखी थी, उस शर्त को मानने के लिए, उनको मनाने के लिए और उस शर्त को मानने के लिए सौहार्दगर्दी उनसे मिलने के लिए आया कि मैं वहाँ पर रुकूंगा रात को आपके साथ में। तो आज वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी और महात्मा गांधी वहाँ पर फिर प्रवचन देते हैं 12 तारीख को। 3 बातें मैं बताऊंगा आज जो महात्मा गांधी ने उस समय भी, ये 12 अगस्त की बात है, जब बोली थी कि मुझे पता चला है कि 15 अगस्त को कलकत्ता के कुछ मुसलमान शोक दिवस मनाने वाले हैं। मैं विश्वास करता हूं कि ये बात गलत होगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैंने सुना है गोवा, दमन दीप और पौंडीचेरी के लोग भी 15 अगस्त को स्वतंत्र घोषित होने की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता की घोषणा करने की बात कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये मूर्खता कर रहे हैं, उनको अभी ऐसा नहीं करना चाहिए और अपना कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने बोली कि कल शहीद सौहार्दगर्दी साहब उससे मिलने के लिए आए थे और उन्होंने मुझे अनुरोध किया कि आप नोआखली मत जाओ और आप कलकत्ता में रुको। तो कलकत्ता में उनके कहने के कारण मैं कलकत्ता में रुक रहा हूँ। तो ऐसी बातों को आधार पे उन्होंने उस प्रार्थना सभा को पूरा किया। उधर लंदन में जो भारतीय रहते थे उन्होंने भी स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी और इंडिया हाउस को सजाया गया और जगह जगह रेस्तरां थे, रेस्टोरेंट थे, सब जगह पे एक ऐसा पूरा सजावट की गई और उसको सब जगह अपने स्तर पे उन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया था। उधर संघ कार्यालय में दादर में जो राष्ट्रीय सेविका समिति का कार्यालय था, वहाँ पे भी 12 अगस्त को एक घटना होती है। पूजनीय मौसी जी, जो जिनको हम लक्ष्मीबाई केलकर का नाम से जानते हैं, सब लोग मौसी जी के नाम से जानते हैं, तो आज सुबह की फ्लाइट से वो कराची जाने वाली थी और वहाँ पे सिंधी महिलाओं ने उनको बुलाया था, आमंत्रित किया था। तो ताई जी वहाँ पर कराची में जाना का कार्यक्रम उनका बना, तो अपनी एक सहयोगी के साथ में, वेणु ताई के साथ में वो लोग कराची गए। और हम सब जानते हैं कि 12 तारीख को यदि शाम की बात करें तो 3 रातें अभी बची थी स्वतंत्रता के बीच में और दोनों सीमाओं के ऊपर भेड़ बकरियों की तरह जो भी विस्थापित लोग थे, जो स्थान छोड़ के आ रहे थे, हिंदू लोगों की एक कत्लेआम चल रहा था। ऐसी एक परिस्थिति में धीरे धीरे हम स्वतंत्रता के निकट पहुंच रहे थे। उधर जब मौसी जी पहुंची कराची में 13 अगस्त को, तो कराची में बहुत सारी स्वयंसेविकाएँ उनको लेने के लिए आई और वहाँ पे एक प्रमुख स्वयंसेविका थी जेठी देवानी जी। उन्होंने वहाँ पर उनका स्वागत किया, उन्होंने उनको आमंत्रित किया था और
उसी समय एक इतिहास की बहुत दुखद घटना होती है। हमने कई बार फिल्मों में देखा होगा, आपने यदि ध्यान में हो तो गदर फिल्म में जो सनी देओल ने फिल्म बनाई थी, उस गदर फिल्म का एक सीन था कि ट्रेन किस प्रकार से, एक ट्रेन आती है पाकिस्तान की ओर से और उसे ठीक से जो है जितने भी लोग उसमें होते हैं सबको काटा जाता है। तो वो घटना जो है, एक घटना, उसके बाद भी कई घटनाएं हुई होगी, लेकिन एक घटना 13 अगस्त को होती है। स्थान था अपना मुल्तान लाहौर ट्रैक था और वहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट रेलवे का ट्रैक चल रहा था और वहाँ पे रियाजाबाद एक स्टेशन था, रियाजाबाद। तो वहाँ पे सुबह 11 बज रहे थे और लगभग 200 के लगभग मुस्लिम नेशनल गार्ड के लोग, मुस्लिम जो गुंडे लोग जो थे, वो हथियार लेकर के वहाँ पे तैयार खड़े थे। उनको जानकारी थी कि अमृतसर जाने वाली ट्रेन, अम्बाला जाने वाली ट्रेन आने वाली है। स्टेशन पे वो रुके और गाड़ी चलाने वाला चालक का नाम शायद लेखक ने नहीं दिया है इसमें, कौन था क्या था, लेकिन उस समय ड्राइवर जो है गाड़ी रोकना पड़ा। और जैसे ही गाड़ी रुकती है तो उस ऐतिहासिक दुखद घटना, भयावह घटना, जिसमें बोलते हुए भी एक शरीर के रोंगटे खड़े होते हैं कि हर जवान आदमी को, पुरुष को, बूढ़ी महिलाओं को, बच्चों को, किसी को भी उस ट्रेन में जिंदा नहीं छोड़ा गया। और साथ ही जितनी भी जवान महिलाएं थी सबको उठा करके वो ले गए। कहाँ ले गए, क्या किया, वो सब कहानियां हैं, बताने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बहुत ऐतिहासिक घटना वो हुई। इतनी दुखद घटना शायद इतिहास में कभी हो कि पूरी की पूरी ट्रेन, लाशों से भरी हुई ट्रेन अमृतसर पहुंची थी। और हमको याद है उसके बाद ही हिंदू बहुल एरिया अमृतसर में भी बाद में दंगे शुरू हुए, पंजाब में बाद में दंगे शुरू हुए इस प्रकार की घटनाओं को देख करके। लेकिन वो एक बहुत ही दुखद घटना थी। इधर दिल्ली में कराची में जो है भारत, पाकिस्तान और ब्रिटिश अधिकारियों की मीटिंग चल रही थी और उसमें निर्णय लिया गया कि जो कानून है आने वाले दिनों में उसका क्या होगा, कौन सा कानून लागू होगा। तो एक निर्णय लिया गया कि मार्च 1948 तक जो संयुक्त भारत के जो भी कानून है, नीति नियम है, वो सब लागू होंगे तब तक। और इधर दिल्ली में नेहरू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर एक सूरत गुजरात के एक वरिष्ठ न्यायाधीश थे, हरिलाल जयकिशन दास कानिया, उनकी मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति की। और आज महात्मा गांधी की जो 3 बजे बोलियाघर में जो मैंने बताया था हैदरी मंजिल, वहाँ पर वो पहुँचे थे। मनु साथ में थी, महादेव भाई साथ में थे, 2-3 कार्यकर्ता थे और बिल्कुल अकेले जैसे वो गए थे वहाँ पे। तो ऐसी परिस्थितियों में वहाँ पे जितने भी जो लोग थे, आज पहली बार शायद गांधी जी ने अपने जीवन के समय में जनता का विरोध का सामना किया। और केवल नारों से नहीं, उस समय क्या नारे लग रहे थे कि गांधी जी वापस जाओ, नोआखाली जाकर के हिंदुओं की रक्षा करो, गांधी जी वापस जाओ, हिंदुओं के गद्दार गांधी वापस जाओ, पहले हिंदुओं को जीवन दान, फिर मुसलमानों को स्थान। ऐसे ऐसे नारे वहाँ पर गांधी जी के सामने लगाए जा रहे थे। यहाँ तक कि पत्थरें, बोतलें फेंकी जा रही थी। तो एक बहुत ही विरोध का सामना गांधी जी को वहाँ जाने के पर करना पड़ा। और उस समय भी उन परिस्थिति में गांधी जी की स्थिरता की बात कहूँगा, गांधी जी का स्थिर मन कैसा था। उस समय भी वो सब लोगों को यही शपथ दिला रहे थे कि भी मुसलमानों का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए। और थोड़ी देर बाद में जब सुहार्दगति वहाँ पे आया, क्योंकि उसने शर्त मानी थी उनके साथ में रहने की, सुहार्दगति आया तो वापस वहाँ पे पब्लिक भड़क उठी। उसको देख करके भी नारेबाजी की, पत्थरबाजी की उन्होंने। लेकिन एक विपरीत परिस्थितियों के बीच उस समय वो घटना घटी, गांधी जी को विरोध का सामना करना पड़ा। आज 13 अगस्त को ही एक और चीज़ होती है, लॉर्ड माउंटबेटन अपनी पत्नी के साथ पाकिस्तान के कराची शहर में आते हैं। उनका स्वतंत्रता समारोह था तो पाकिस्तान आए थे, दंपति का शाही स्वागत किया गया। जिन्ना तो लेने के लिए नहीं आए थे, लेकिन बाकी सरकारी अधिकारी, कुछ मंत्री लोग आए थे लेने के लिए उनको। उसी समय एक और दुखद घटना में उल्लेख करना चाहूँगा। एक वहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध और पवित्र गुरुद्वारा है, टेम्पल रोड पे एक बहुत गुरुद्वारा था जिसका नाम छेविन पातशाही, ऐसा उसका नाम था गुरुद्वारे का। और सिख धर्म में बहुत ही पवित्र गुरुद्वारा था।
तो उस गुरुद्वारा के बाहर एक ताजदीन नाम का मुजाहिद ताजदीन नाम का एक व्यक्ति कई वर्षों से एक ठेला लगाता था कुलचे बेचने वाला का। अमृतसर के इधर के पंजाब के कुलचे तो सबको मालूम ही है, बहुत फेमस है। तो वो बड़े वर्षों से वहाँ कुर्चा लगाता था और लगातार वहाँ से पानी लेता था, लंगर भी चखता था कभी कभी गुरुद्वारे में। उस दिन क्या हुआ कि कुछ लोगों ने उसको आकर के समझाया कि आज शाम को इस गुरुद्वारे को जो है नेस्तनाबूद करना है। अब आप देखिए इनकी शपथ या इनकी निष्ठा किसके साथ में है। जो व्यक्ति वर्षों से जिस गुरुद्वारे के सामने खड़ा होकर के अपनी आजीविका पाल रहा है, वहां से वो पानी ले रहा है, वहां खाना खा रहा है, वो व्यक्ति एक बार में समझाने से, अपने भाइयों के, अपनी स्वजाति बंधु, अपने स्वधर्म बंधु मुस्लिमों के कहने से वो ताजदीन अपना ठेला छोड़ करके और शाम को उस गुरुद्वारा को जलाने वाली भीड़ में जाके शामिल हो जाता है। ऐसे कितने ही ताजदीनों को उन्होंने तैयार किया और शाम होते होते उस गुरुद्वारे में कुल मिलाकर के 4 निहंग थे जो तलवारों से लेकर के सुरक्षा में खड़े थे। बाकी 5, 7, 10 लोग थे अंदर। लेकिन शाम को सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठी होकर के उस गुरुद्वारे पे हमला करती है और सबको वो मार डालते हैं, जला देते हैं, गुरुद्वारा पूरा तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं। एक प्रकार से बहुत बड़ा उपद्रव है। जिस गुरुद्वारे को 1619 में गुरु हरगोविंद सिंह जी ने दीपचंद जी के समय साथ में आए थे तो वहाँ पे बनवाया था। रणजीत सिंह जी के समय का वो गुरुद्वारा था, महाराजा रणजीत सिंह जी के टाइम का। उसको गुरुद्वारे को एक दिन में उन्होंने तहस नहस कर दिया। ऐसी एक विभत्स घटना वहाँ पर लाहौर में होती है। 13 अगस्त को ही एक और घटना जो इतिहास में बहुत ही काले धब्बे के रूप में है। हम केवल कश्मीर की जो घटना हुई उसके बारे में जानते हैं, कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीर के बारे में बहुत जागरण हुआ। लेकिन इस देश ने स्वतंत्रता के आंदोलन में एक और कश्मीर खोया है। वो कश्मीर था उधर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWEP नेफा, पेशावर का जो क्षेत्र था, पेशावर जिसकी राजधानी थी, उस क्षेत्र में जो है वहाँ का एक बड़े राजनेता होते थे 57 वर्षीय खान अब्दुल गफ्फार खान। गांधी जी के बड़े भक्त थे और इसके कारण उनको सरहद का गांधी भी बोलते थे। आप देखिए उस पहाड़ी क्षेत्र में, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अब्दुल गफ्फार खान गांधी जी से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने गांव-गांव में घूम घूम करके आदिवासियों के बीच में कांग्रेस का प्रचार प्रसार किया, कांग्रेस को खड़ा किया। 1945 के चुनाव में, आम चुनाव में वहां पर कांग्रेस का बहुमत हुआ मुस्लिम होने के बावजूद, मुस्लिम क्षेत्र होने के बाद। और उस कांग्रेस की सरकार के वाले क्षेत्र में, पेशावर में, वो जो अब्दुल गफ्फार खान साहब थे वो बड़े दुखी मन से उस दिन बैठे थे और वो चाहते थे सब लोग कि जो हमारा पेशावर है वो हिंदुस्तान में मिलना चाहिए। लेकिन थोड़ी दूरी भी थी, भौगोलिक दूरी के कारण वो संभव नहीं हो रहा था। तो उसमें भी उनका तर्क था कि यदि कश्मीर जो है वो पूरा भारत के पास आता है, भारत में विलय हो जाता है कश्मीर का, तो कश्मीर का जो हिस्सा है हमसे मिलता है। इसलिए यदि कश्मीर को भारत के साथ जुड़ना है तो पेशावर भी भारत के साथ जुड़ सकता है। तो ऐसा एक तर्क था। लेकिन उस समय जो प्रस्ताव नेहरू जी के सामने गया कि पेशावर भारत में शामिल होना चाहता है, तो मैं एक तथ्य को आपके सामने उजागर कर रहा हूं और ये इतिहास में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि नेहरू ने सरदार पटेल के विरोध के बावजूद भी विधानसभा में पारित प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि ये अधिकार विधानसभा को नहीं है, ये अधिकार जनता को है। वहां की जनता में जनमत संग्रह होना चाहिए। बाकी पूरे देश में जो नियम लागू था, कहा जाता था कि किसी प्रांत की विधानसभा यदि लिख के देगी, प्रस्ताव पारित करके देगी, तो वो प्रदेश उसमें शामिल होगा। और नेहरू ने वहां पर कश्मीर की तरह ही और ये अड़ंगा लगा दिया कि वहां पर जनमत संग्रह होगा। और ये सब देख करके अब्दुल गफ्फार खान जो है बड़े दुखी हुए। और हम सब जानते हैं पठानों का और पंजाबियों का जो एक बड़ा आपस में बैर होता था, तो इसके कारण वो मिलना नहीं चाहते थे।
और उस नेहरू के अड़ियल रवैये के कारण वहाँ पे जनमत संग्रह हुआ। और जनमत संग्रह भी क्या हुआ, एक नाटक जैसा हुआ। जनमत संग्रह में 35 लाख की पॉपुलेशन थी वहाँ पे, और मात्र 5,72,000 लोगों ने जनमत संग्रह में भाग लिया। और उसमें से पाकिस्तान के पक्ष में जो हरे डब्बे लगाए गए थे जनमत संग्रह के लिए, पाकिस्तान के पक्ष में केवल 2,89,244 वोट पड़े थे। इसका मतलब जो टोटल में से यदि परसेंटेज जोड़ेंगे तो मुश्किल से एक 8-10% का वोट उनको मिला था। लेकिन उस समय अब्दुल गफ्फार खान कहते हैं कि आज नेहरू जी ने पाकिस्तान को पेशावर जो है चांदी की थाली में सजा करके पेशावर दे दिया। तो एक जैसे हम कश्मीर के बारे में सुनते हैं तो हमें थोड़ा सा पेशावर का भी जानकारी करनी चाहिए, जानकारी पढ़ना चाहिए। जो आज सारा बलूचिस्तान का जो झगड़ा चल रहा है पूरे विश्व में लोग कह रहे हैं, तो उसके ऊपर एक बलात् आक्रमण किया गया है। मैं आपको बाद में जानकारी देने वाला हूं किस दिन उन्होंने, पाकिस्तान की सेना ने उसके ऊपर कब्जा किया था। पेशावर को जो है इस रूप में उन्होंने कब्जा किया था। लोग चाहते नहीं थे पाकिस्तान में शामिल होना। उधर जो है कराची में रात को जो है लॉर्ड माउंटबेटन के स्वागत में जो है एक पार्टी दी गई, और पार्टी में खूब शराब उड़ रही थी। तो लेखक लिखते हैं कि एक विडंबना ही है कि इस्लामिक सिद्धांतों पर आधारित जो राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, इस्लामिक सिद्धांतों पर आधारित जिस राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, उस राष्ट्र की उसकी नींव जो है शराब से भरी जा रही है। तो बड़ा रोचक ढंग से प्रशांत पॉल जी ने इस किताब को लिखा है, और तथ्य भी सही है। तो हम केवल एक दिन दूर है भारत की आज़ादी से। आज 14 अगस्त का दिन आती है, सुबह होती है। तो कराची के जो भव्य असेंबली भवन में आज पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस आज ही होने वाला है। तो कराची का जो 9 बजे सुबह असेंबली भवन में सब लोग इकट्ठा होते हैं, मेहमान लोग, और वहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन भी होता है अपनी पत्नी के साथ में, जिन्ना भी आते हैं, सब मंत्रिमंडल आता है पूरा उनका। तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन अपने बयान में कहते हैं, अपने भाषण में कहते हैं, शुरुआत उन्हीं के भाषण से थी। तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान का उदय एक ऐतिहासिक घटना है। अब हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना, अब हमें आगे देखना है, भविष्य देखना है। अच्छी बात है। उसके बाद जिन्ना बोलते हैं, पुनः आज वो क्या बोलते हैं उनके बात सुनने लायक है। बड़े इंटरेस्टिंग शब्दों में वो रखते थे अपने विषयों को। वो कहते हैं कि आज भले ही हमारे औपनिवेशिक संबंध समाप्त हो रहे हों, लेकिन आपके साथ में हमारा स्नेह भाव बना रहेगा। और हम जो है, उन्होंने कहा एक बात और कि पिछले 1300 वर्षों के अस्तित्व में आए इस्लाम की ओर से, पिछले 1300 वर्षों में अस्तित्व में आए इस्लाम की ओर से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि पाकिस्तान में अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव रहेगा। सब धर्मों का सम्मान किया जाएगा, धर्म के आधार पर स्वतंत्रता रहेगी, और हम पड़ोसी देशों के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करेंगे। ये प्रथम भाषण जिन्ना का असेंबली में होता है। उसके बाद में तो हम पाकिस्तान के चरित्र को लगातार देख ही रहे हैं। उनका दावा था। उस आयोजन के बाद में वहाँ पर एक जुलूस होता है, खुली गाड़ी के अंदर रोल्स रॉयल कार में जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन बैठ करके उस जुलूस के रूप में निकलते हैं। चारों तरफ भीड़ है, दोनों डर रहे हैं कि कहीं कोई हमला न हो जाए, कहीं कोई बम नहीं फेंक दे, कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हो जाए। और जैसे तैसे करके वो यात्रा उनकी पूरी होती है। तो जिन्ना कहते हैं लॉर्ड माउंटबेटन को कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि मैं आपको जो है यहाँ तक सुरक्षित लेके आ गया। तो लॉर्ड माउंटबेटन भी हंसते हैं उनके सामने। वो कहते नहीं है, लेकिन वो सोचते हैं मन में, लेखक ने लिखा है इसमें, वो सोचते हैं कि कौन किसको जिंदा लाया है ये तो समय बताएगा। तो एक ऐसी घटना के बीच, ऐसी माहौल के बीच जो है पाकिस्तान सरकार में नई असेंबली भवन में स्वतंत्रता दिवस की उनकी शुरुआत हुई। उधर श्रीनगर में घटना होती है। श्रीनगर का जो मुख्य पोस्ट ऑफिस है, वहाँ का जो पोस्टमैन है वो वहाँ पे मुसलमान था। तो उसने भी वहाँ पर जो
कश्मीर का झंडा हटा करके पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया उस दिन। तो उसको देखा अपने स्वयंसेवकों ने, संघ के स्वयंसेवकों ने देखा कि झंडा फहरा दिया, तो उसने तुरंत पूछा उनको क्यों। तो वो वहां पर जो अपना पोस्ट मास्टर साहब थे वो बड़े शांत स्वभाव के थे। उन्होंने कहा कि मेरा जो पोस्ट ऑफिस है वो पेशावर के अंडर में आता है, इसलिए मैंने, पेशावर स्वतंत्र हो गया इसलिए मैंने पेशावर के हिसाब से झंडा लगाया है। लेकिन बाद में अपने संघ चालक जी डोगरा जी वहाँ पे आए, हरि सिंह जी के पास में, सरकार के पास में सूचना पहुँचाई और उसके बाद में आपस में उनको समझाया, तो उन्होंने बाद में वो झंडा उतार भी दिया। लेकिन एक बार वो झंडा वहाँ पे लगा था। एक उसी दिन हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय सेविका समिति की मौसी जी लक्ष्मीबाई केलकर कराची गई थी। 14 अगस्त को उन्होंने वहाँ पे सिंधी महिलाओं की एक मीटिंग ली थी उन्होंने, और एक भवन में उनके साथ में उनका कार्यक्रम था, एकत्रीकरण था, और उनको हिम्मत दिया, उन्होंने सबको संभाला और सबको वो सुरक्षित कैसे लेके जा सकते हैं, तो उनको सबको लेने की कोशिश उन्होंने की और उनको कुल मिलाकर के एक हिम्मत देने का काम, संभालने का काम संकट के समय में, जब दिल्ली में सब लोग अपना एक उत्सव मना रहे थे, उस समय वो उस जगह पे जाकर के, एक महिला होने के बाद भी उस जगह जाकर के और एक अपने साहस का परिचय उन्होंने दिया। अपनी महिलाओं को, अपनी कार्यकर्ताओं को उन्होंने हिम्मत दी जाकर के। ऐसा ही एक उसी दिन तुरंत कार्यक्रम के तुरंत बाद में लगभग 2 बजे लॉर्ड माउंटबेटन दिल्ली के लिए रवाना हो गए, क्योंकि शाम को वहाँ पे भी भारत में, हिंदुस्तान में कार्यक्रम था। उधर मैं एक बात और फिर बताऊंगा आपको, कलकत्ता का जो बेलिया घाट है वहाँ पर गुलाम भारत में महात्मा गांधी की आज अंतिम सभा थी, प्रार्थना सभा। तो वहाँ पे काफ़ी लोग आए थे कि हो सकता है आज महात्मा गांधी कुछ अच्छा बोलेंगे और उनको बताएंगे लोगों को कि भाई विभाजन के समय क्या हुआ, कौन जिम्मेदार था। लेकिन सब लोग सुनने के बाद फिर निराश ही हुए। उनका तो वही नियमित भाषण हुआ, कुल मिला के चरखा कातो, उपवास करो और स्वच्छता करो। तो वो अपना वही बात उन्होंने वहाँ पर की, और उन्होंने एक बात वहाँ पे लेकिन बोली। उन्होंने कहा कि मैं जो है ये स्वतंत्रता जो अपना दिवस है उसको नहीं मनाऊंगा, क्योंकि जो देश में परिस्थितियाँ हो रही है, जिस प्रकार से देश में एक माहौल है, ऐसे समय में मैं वापस यहाँ पर खुश नहीं हूँ मैं, इसलिए मैं जो है उस दिन उपवास करूँगा। तो मैं आप सब लोगों से भी निवेदन करता हूँ, उपवास करो, चरखा कातो, प्रार्थना करो, और उसी से भारत का भला होने वाला है। उनका अपने सिद्धांतों के प्रति एक अटूट विश्वास लगातार बना रहा, इसी के कारण शायद गांधी जी कहलाए। और उधर दिल्ली में राजेंद्र प्रसाद जी का बंगला था, जो राष्ट्रपति बनने वाले थे। उस बंगले में पूरे विधि विधान के साथ यज्ञ संस्कार का काम चल रहा था। पूरे मंत्रोच्चार, संस्कृत के विद्वान मंत्र बोल रहे थे, सारे मंत्री उपस्थित थे नेहरू जी को छोड़ करके, और वहाँ पे यज्ञ हुआ, पूर्णाहुति हुई। उसके बाद में सब मंत्री लोग मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए असेंबली में वो सब लोग वहाँ से निकले थे। ऐसा ही एक सभी अधिकारी वहाँ पर सब लोग थे। तो रात्रि के 10 बजे लगभग जो है वापस सब स्टेट काउंसिल में, बिल्डिंग में सब इकट्ठा हुए, और सब वहाँ पर सर्वोच्च सिंहासन पे राजेंद्र बाबू बैठे थे, बाद में लॉर्ड माउंटबेटन बैठे थे, नेहरू जी बैठे थे अपनी सफ़ेद अचकन में गुलाब का फूल लगा करके। जो उनकी एक छवि है, वो छवि उस दिन उनको भा रही थी। तो सफ़ेद अचकन, पूरा फुल बाजू की, और उस पर गुलाब का फूल तो लेकर के उनका उस दिन स्वतंत्र होने वाला था देश। तो ठीक 12 बजे जो है वहीं पे किसी उपस्थित नेता ने और शंख ध्वनि करके देश की स्वतंत्रता की घोषणा की। और उस समय नेहरू जी बोलते हैं कि अनेक वर्षों पूर्व हमने नियति से एक संधि की थी, अनेक वर्षों पूर्व हमने नियति से एक संधि की थी। आज उसे पूरा तो नहीं, लेकिन आधे अधूरे रूप में पूर्ण करने की ओर हम बढ़ रहे हैं। और ठीक 12 बजे जब पूरा देश, दुनिया सो रही होगी, उस समय भारत, नया भारत जन्म ले रहा होगा, ऐसा उन्होंने वहाँ पर सबको कहा। राजेंद्र बाबू ने गांधी जी को भी याद किया, उन्होंने पूरे स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया, उनके प्रति श्रद्धांजलि दी। और मैंने जैसा कहा, ठीक 12 बजे पहली बार भारत का जो स्वतंत्रता हो रही थी, उनका जन्म हो रहा था। तो सबसे बड़ी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वो थी कि वहाँ पे शंख की ध्वनि हुई, शंख बजाया गया। तो सब बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि पहली बार अपना कोई चीज़, अपना वाद्य यंत्र बजा,
एक प्रतीकात्मक ही सही, लेकिन एक अपनत्व का भाव होता है अपने प्रति। तो उधर दिल्ली में जो है संघ कार्यालय में वही विस्थापितों को लेकर के योजना बन रही थी, उनको कैसे व्यवस्था की जाएगी उनकी उनकी लगातार बैठकें चल रही थी। और कलकत्ता के गवर्नर हाउस में उस दिन एक घटना होती है। 14 तारीख की रात को लगभग 1 बजे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को शपथ दिलाई जाती है। इधर 12 बजे भारत स्वतंत्र होता है, 1 बजे कलकत्ता के राजभवन में काफ़ी लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। सबको उत्साह था कि हमारा देश आज़ाद हुआ है। तो एक बड़े उत्साह के साथ सब लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, लेकिन उसमें एक बहुत दुखद घटना भी होती है। शपथ ग्रहण के बाद में जो वहाँ पर उत्साह था लोगों का, एक उत्साह में को जो है हुड़दंग में बदल गया और वहाँ की भीड़ जो है काबू में नहीं रही। और वहाँ जो भी खाने पीने का सामान लगाया था, बर्तन लगाए थे, उसमें एक बड़ा हुड़दंग सा हुआ वहाँ पे। तो जो लोग भी उपस्थित थे बड़े दुखी भी हुए कि इस प्रकार की घटना, स्वतंत्र भारत में पहला समारोह था और पहले समारोह में इस प्रकार घटना हुई। तो कलकत्ता के लिए एक बहुत दुखद घटना 1 तारीख को अपना 14 अगस्त की रात 1 बजे वहाँ पर घटना होती है। आज हम 15 अगस्त 1947 की बात करेंगे। अंतिम दिन है आज का दिन, हम स्वतंत्र भारत में हैं। रात को देश स्वतंत्र हो चुका है। सभी समाचार पत्रों में लगभग भारत की स्वतंत्रता के समाचार बहुत प्रमुखता से छपे थे। और हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है, इंडिया इंडिपेंडेंट, ब्रिटिश रूल एंड। स्टेटमेंट जो कलकत्ता का है वो लिखता है, 2 डोमिसाइन आर बॉर्न। हिंदुस्तान लिखता है, शताब्दियों की दास्ता के बाद भारत में स्वतंत्रता की मंगल प्रभात। और टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, बर्थ ऑफ इंडियन फ्रीडम। ऐसे ऐसे सब अखबार अपना प्रमुखता से, और पूरा अखबार का जो मेन पृष्ठ है आप इस स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, कई सारे समाचार पत्र हमारे कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा किए हैं और आपके लिए प्रस्तुत किए हैं। और किताब में भी लेखक ने, पॉल साहब ने छापा है। तो उस दिन एक सबसे महत्वपूर्ण घटना हमारे इतिहास के अंदर, 15 अगस्त को आखिर देश स्वतंत्र हुआ। और उधर बेलिया घाट की हैदरी मंजिल में गांधी जी से गवर्नर मिलने के लिए आए थे पहली बार शपथ ग्रहण के बाद में। गांधी जी के पास पत्रकार पहुंचते हैं, उन्हें संदेश लेने की बात करते हैं, लेकिन गांधी जी कहते हैं मेरे पास कोई संदेश नहीं है। उन्होंने किसी को कोई संदेश नहीं दिया। उधर सिंगापुर में जो है एक गीत बोला जाता है उस दिन समारोह के अंदर। मैं वो गीत आपको थोड़ा सा सुनाना की कोशिश करता हूँ। जनगण मन जो हमारा हुआ उसके लगभग वैसा ही गीत वो गाया गया। उस गीत की लाइनें थी, सिंगापुर में अपने भारतीय जो लोग इकट्ठा थे उन्होंने राष्ट्रगीत के रूप में उस गीत को गाया कि सुधा सुख चैन की बरखा बरसे, सुधा सुख चैन की बरखा बरसे, भारत भाग है जागा, पंजाब अवध गुजरात मराठा, सूरज बनकर जग पर चमके, भारत भाग है जागा, जय हो जय हो जय हो, जय 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 हो। तो लगभग अपने राष्ट्रगीत की तरह ही ये गीत था। बाद में उसमें शायद परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन सिंगापुर के समूह में गीत को बोला गया भारत की स्वतंत्रता के समारोह में। इधर जो है बम्बई का जो दादर में सावरकर भवन था, वहाँ वीर सावरकर जी अपने साथियों के साथ बैठे थे और एक तरफ तो स्वतंत्रता के कारण खुश भी थे, लेकिन साथ ही में दुखी भी थे। उनका मन लगातार इस बात को खचोट रहा था कि हमने हमारे जो भारतवर्ष का नेतृत्व जो है बड़े कमज़ोर हाथों में दिया है। और उन्होंने उस समय अपने कार्यालय में 2 झंडे लगाए। एक झंडा भारत की स्वतंत्रता का तिरंगा झंडा था, उसका भी सबने सम्मान किया, और साथ में उन्होंने भारत की अखंडता का प्रतीक भगवा झंडा भी लहराया अपने कार्यालय के अंदर। तो ऐसा एक घटना दिल्ली में होती है। और दिल्ली के काउंसिल ऑफ हाउस में, गोलाकार भवन में 10:30 बजे जो है अपना जो ध्वज है, जो तिरंगा झंडा जिसमें अशोक चक्र लगा था और जिसको महात्मा गांधी ने प्रणाम करने से मना किया था, उस झंडे को जो है भारत की सरकार ने स्वीकार किया था। और उसको फहराने का पहला अधिकृत कार्यक्रम था सुबह 10:30 बजे। तो वहाँ पे नेहरू जी आने वाले थे, बड़ा उत्साह था, सब लोग भारत माता की जय, महात्मा गांधी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद प्रकार नारे लगाते थे। तो वहाँ पे हुआ। दूसरा दिन, उसी दिन शाम को कार्यक्रम जो इंडिया गेट पे हुआ, पब्लिक प्रोग्राम।
इंडिया हाउस में, काउंसिल हाउस में जो है वो छोटा कार्यक्रम था मेंबर्स के लिए, और पब्लिक का लिए कार्यक्रम था जो वो इंडिया गेट पे था। तो और पूरे देश भर में भी सब जगह जहाँ जो था सबने स्वतंत्रता दिवस मनाया अपने अपने तरीके से। लेकिन उसी दिन 15 अगस्त को भी लाहौर में दोपहर में 2 बजे एक बहुत बड़ी दुखद घटना होती है। मैं पुनः उस घटना को दोहराना चाहूँगा कि पंजाब सहायता समिति का एक शरणार्थी शिविर था वहाँ पे। लगभग सभी लूटे पिटे लोग, जो घायल लोग थे, बच के आ गए थे दंगों से और रुके हुए थे। तो ऐसे 500-700 लोगों को वहाँ पे आवास था। और वहाँ पे कुलवंत सिंह नाम का एक स्वयंसेवक था जिसको एक जिम्मेदारी लगाई थी कि तुम भोजन जहाँ अपना बन रहा है वहाँ से भोजन लेकर के आना है आपको और सबको खिलाना है, उसकी जिम्मेदारी थी। तो वो अपने वाहन में जो है वो भोजन लेने के लिए गया हुआ था। दोपहर में 1 बज रहे थे। सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि कुलवंत सिंह कब आएंगे कब आएंगे। 1 बज गया, 1:30 बज गया, 2 बज गया, और अचानक सबको समाचार मिलता है कि कुलवंत सिंह को रास्ते में गुंडों ने मार दिया। उनका भोजन जो है वहाँ पर सड़क पर बिखरा हुआ है और चाकुओं से गोद के उसको मार दिया। इस प्रकार की घटनाएं जो है एक लगातार उस क्षेत्र में चल रही थी। और हम सब जानते हैं कि एक तरफ जहाँ देश स्वतंत्रता का उत्सव मना रहा था तो सीमा के ऊपर किस प्रकार से अभी भी लगभग इस प्रकार की घटनाएं लगातार चल रही थी। और उधर वापस कलकत्ता में बेलिया घाट में गांधी जी की सभा होती है, स्वतंत्र भारत की पहली सभा थी। और गांधी जी जो है पैदल चल करके अपने मैदान में वो सभा रखी थी उन्होंने। बड़ी भीड़ आने वाली थी उस दिन, तो मैदान में सभा रखी थी उन्होंने। तो वहाँ भी उन्होंने दोहराया वही बात को कि मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि कलकत्ता में असंभव को संभव कर दिखाया। कलकत्ता ने असंभव को संभव कर दिखाया। हमने मुसलमान भाइयों को बचा लिया। अब मेरा अनुरोध है, ये बात ध्यान से सुनिए, वो कहते हैं कि अब मेरा अनुरोध है कि आप मुसलमानों को मंदिरों में प्रवेश करने दें और हिंदुओं को मस्जिदों में प्रवेश करने दें। ऐसा करने से हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत होगी। उनका अपना दृढ़ विश्वास था कुछ बातों को लेकर के। लेकिन वो, मैं फिर कहूँगा कि वो नोआखली में जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था उससे बिल्कुल बेखबर थे। हालांकि मुसलमानों ने उनको आश्वस्त किया था कि हम कहीं भी दंगा नहीं करेंगे बंगाल में, लेकिन हम सब जानते हैं पूर्वी बंगाल में कितने दंगे उस समय हुए थे। अनेक वर्षों के बाद आखिर अंधकार छट गया, भारत स्वतंत्र हो गया। लेकिन कई सारे प्रश्न जो हैं आज भी अनुत्तरित है। जैसे हजारों वर्षों की अपनी जो गुलामी की मानसिकता है उसको कैसे चेंज करेंगे, कैसे बदलेंगे। इसलिए अनेक पीढ़ियों की गुलामी मानसिकता, तो चुनौती बदलना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। प्रश्न भी थे, जैसे नवनिर्मित पाकिस्तान में ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या जो है भारत में आज रह रही थी। पाकिस्तान से ज़्यादा जनसंख्या भारत में रहती थी, मुस्लिम जनसंख्या। कश्मीर की समस्या मुँह बाएं खड़ी थी। हैदराबाद रियासत स्वतंत्र थी। गोवा, दमन दीप, पांडिचेरी अभी भी विदेशियों के कब्जे में थे। और सबसे बड़ी चिंता देश को थी, देश के राष्ट्रवादी लोगों को थी कि हमने कमज़ोर व्यक्ति के हाथ में देश का नेतृत्व दे दिया है। गुलामी मानसिकता के व्यक्ति के हाथ में भारत के नेतृत्व को दे दिया है, और इसकी चिंता सभी राष्ट्रवादी लोगों को लगभग थी। खैर, आखिर ये पूरी कहानी का दौर ख़त्म होता है और हम ऐसे ही कुछ बातों के ऊपर विचार जो हमने पिछले 3 दिनों में किया है कि आखिर भारत स्वतंत्र हो गया लेकिन विभाजन को लेकर स्वतंत्र हुआ। और बीच बीच में कई बार कहा गया कि हमने बिना रक्त बहाए आज़ादी ले ली है। तो मैं एक तथ्य बताता हूँ आपको, जो लेखक ने किताब में उल्लेख भी किया है, बाकी भी हमने बहुत जगह पढ़ा है। लेखक कहते हैं कि हमने लगभग 10 लाख लोगों का बलिदान इस विभाजन में हुआ है। लगभग 1.5 करोड़ लोग जो है विस्थापित हुए हैं, अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। फिर कैसे हम आज़ादी के तराने गा सकते हैं कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। ये कितना बड़ा झूठ हमारे लोगों ने, हमारे इतिहास में लोगों ने बोला है, स्थापित करने की कोशिश की है कि जैसे इस देश की स्वतंत्रता के लिए तो बापू का चरखा चलाना ही पर्याप्त हो गया, जैसे इस देश की स्वतंत्रता के लिए तो किसी ने बलिदान दिया ही नहीं, जैसे इस देश की स्वतंत्रता के लिए तो किसी ने लड़ाई लड़ी नहीं।
आज़ाद हिंद फौज का इतना बलिदान को जो है भुला दिया गया। एक केवल याद रखा गया तो गांधी जी का चरखा रखा गया। चरखे के कारण देखो आज मैं आपके सामने स्वीकार करता हूं कि गांधी जी का बड़ा योगदान था। उनके योगदान को कोई भुला नहीं सकता, उनके योगदान को कोई नकार नहीं सकता। एक बड़ा उनका योगदान था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी सारे योगदानों को भुला दें, बाकी सारे संघर्षों को भुला दें, बाकी सारी लड़ाइयों को भुला दें, और जो हुतात्मा हुए हैं, जिन्होंने बलिदान दिए हैं, जिनको शहीद हुए हैं जो लोग, उनके बलिदानों को भुला कर के हम बिना खड़ग बिना ढाल वाली आज़ादी, तो ये हमको स्वीकार नहीं है। और इस प्रकार का एक क्या हमने खोया, कितनी कीमत हमको चुकानी पड़ी, तो मैं कुछ बातें याद दिलाता हूँ आपको। ढाका का ढाकेश्वरी मंदिर, बारीसाल की काली माँ का मंदिर, ननकाना साहिब, पंजा साहिब, हिंगलाज माता का मंदिर, ये सब भारतीयों की आस्था के बड़े प्रतीक चिन्ह पाकिस्तान में चले गए थे। नदियों का एक जाल जो है वो पाकिस्तान में चला गया था। पंजाब बाउंड्री फोर्स का जो मुख्यालय था वो लाहौर में जला दिया गया था। गिलगिट स्काउट की जो ने विद्रोह वहाँ पे कर दिया था। और 27 अक्टूबर को बाद में महाराजा हरि सिंह जी ने कश्मीर के विलय पे साइन किए। उसके बाद 1948 में, कुछ तथ्य बता रहा हूँ बाद के, जो आज़ादी के बाद में हुए थे। ऐसे 1948 में मार्च में पाकिस्तान ने ये जो बलूचिस्तान बना था अलग से राष्ट्र, उस पर कब्जा कर लिया उन्होंने, और बलात् कब्जा कर लिया, सेना को भेज के कब्जा कर लिया। 11 सितंबर 1948 को जिन्ना का इंतकाल हो गया। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद पर सैनिक कार्रवाई करके भारत सरकार ने उसको भारत में मिला लिया। 30 जनवरी को जो है गांधी जी की हत्या कहो चाहे वध कहो, जो भी हो गया। 21 जून 1948 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत छोड़ के चला गया। तो कहने को हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन इस स्वतंत्रता के 15 दिनों में हमने क्या नहीं देखा। हमने बहुत कुछ देखा है, बहुत सुत नए तथ्य मालूम चले। हमने जवाहरलाल नेहरू जी को यूनियन जैक फहराने का, स्वतंत्रता के बाद यूनियन जैक फहराने का आश्वासन देते हुए नेहरू जी को देखा। हमने महात्मा गांधी को देखा जो पाकिस्तान में जाकर के कहते हैं कि तुम यहाँ के लोगों के साथ बलिदान हो जाओ, भागो मत यहाँ से, तुम अपना बलिदान दे दो। हमने सुचित्रा कृपलानी को देखा है, जिन्होंने वहाँ की महिलाओं को उन्हीं को जिम्मेदार ठहराया बलात्कार के लिए कि तुम लिपस्टिक लगाती हो, तुम लो कट ब्लाउज पहनती हो। तो हमने सुचित्रा कृपलानी को भी देखा है। हमने गुरु गोलवर जी को देखा है, जिन्होंने हिम्मत बंधाई, राजा दाहिर सेन की परंपरा को याद करते हुए स्वयंसेवकों को बचाने का काम किया, संघ को ने हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। हमने लक्ष्मीबाई केलकर मोशी जी को देखा है। तो हमने अनेक महापुरुषों को देखा, और इस सब में बहुत सारे तथ्य हमारे सामने आए हैं। और जो कुछ भी जानकारी इसके माध्यम से मैं जुटा सकता था, आपको बता सकता था, तो मैंने आपके सामने ये 15 दिन की कहानी को क्रम से 3 दिनों में रखा है मैंने, और कोशिश की है कि मैं कई सारे तथ्य, लेकिन मैं पुनः आपको कहूँगा सभी को कि इस प्रकार के जो ऐतिहासिक तथ्य है प्रूफ रखने हमारे साथ रखने चाहिए। और हमें अपने पास में निश्चित रूप से जब भी आपको मौका लगे आप ये किताब को जो है ज़रूर पढ़ें, और इसके तथ्यों को आप समझें। और इस प्रकार के और भी बहुत सारे साहित्य हैं, ऐसा मैं नहीं कहता एक ही किताब है, और बहुत सारे साहित्य हैं। इतिहास हमें ध्यान होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। इसलिए इस सब के बीच आप सब लोगों ने इतना प्रेम दिया, इतना मेरे लिए समय निकाला, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विजेंद्र पूनिया जी बोल रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही है, बाद में सुना देंगे। तुषार भौमिक नमस्ते कह रहे हैं। कमल ठाकुर जी नमस्ते कह रहे हैं। जय सिंह राव आवाज़ आ रही है बोल रहे हैं। तो जो सुनना चाहता है उसको आ रही है, जो नहीं सुनना चाहता उसको नहीं आ रही है। बाकी तो फिर कभी सही वीडियो आएगा तो वीडियो को सुन लेना ठीक से। बाकी सबको अच्छा है। अयोध्या प्रसाद गोड जी नमस्ते भाई साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। संपूर्णा जोशी नमस्ते। सब लोग समय निकाल रहे हैं और सुन रहे हैं, अच्छी बात है आप लोगों के इस उत्साहवर्धन से। और मैं आपको बता दूं, मेरा भी ये पहला प्रयोग है जब मैं किसी किताब की स्टोरी कर रहा हूँ ऐसे। बाकी कार्यक्रमों में बौद्धिक देना तो अलग बात है, लेकिन किसी किताब पे स्टोरी करना एक अलग बात है। तो मेरी पहला प्रयोग है।
तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोगों ने तथ्य जाने होंगे, सुनी होगी और अच्छा लगा होगा। और कुछ आपके सुझाव हो तो मुझे फेसबुक पर आप ज़रूर दें। मैं देख रहा हूँ फेसबुक कमेंट तो लोग करते हैं, लेकिन सब नमस्ते भाई साहब, प्रणाम भाई साहब, सब ये हो रहा है। तो कुछ इसमें यदि कुछ आपको लगता है कि सुधार करना चाहिए, विनोद चाचा नमस्ते, श्याम सुंदर जी नमस्ते, तो ऐसे योगेंद्र नागर जी बोल रहे हैं, ज्ञानेंद्र प्रताप जी बोल रहे हैं, इंदु ठाकुर जी बोल रही हैं, बहुत सारे लोग, हर्ष पलासरा लगातार जुड़े हैं 3 दिन से। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सबने सुना और सुनो सुनाओ आगे बढ़ाओ, इतना ही कह करके अपनी बात। मयंक वाकोड़िया उदयपुर से बोल रहा है, सचिन बोल रहा है, दिलीप सिंह बोल रहा है आर्ट सर बीकानेर से, मान सिंह सामोर चूरू से, वाह हमारे बहुत पुराने साथी है मान सिंह जी। मयंक पाकोड़िया नमस्ते। तो ठीक है, सबने सुना 3 दिन तक समय निकाल करके, और कुछ सुझाव जरूर भेजिएगा कि इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, ताकि हम अगली बार कोई चीज़ लेकर के आएँ आपके लिए। विशंबर दास जी नमस्ते, तो उसमें और सुधार कर सकेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और राष्ट्रीय कला मंच को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे अवसर दिया इस बात के लिए। और जय हिंद, जय भारत। ज्योति भिंडा नमस्ते। ठीक है, शमशेर सिंह अलवर से बोलो। बद्री प्रसाद जी नमस्ते, सौरभ कपूर जी नमस्ते।